नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका राष्ट्र धर्म में। उत्तर प्रदेश का आगामी विधानसभा चुनाव इस बार भी मुद्दों पर नहीं बल्कि जातिगत समीकरणों पर लड़ा जाएगा। केंद्र में पिछड़ा और ब्राह्मण मतदाता हैं और इनकी गोलबंदी भी शुरू हो चुकी है। सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी हो या फिर सपा, बसपा या कांग्रेस, सभी अपने संगठन में जातीय समीकरण को तरजीह दे रहे हैं और इसके साथ ही इन जातियों को लुभाने के लिए तरह तरह की घोषणाएं भी की जा रही हैं। भगवान परशुराम के सहारे सपा बसपा ने ब्राह्मण कार्ड खेल दिया है, तो वहीं कांग्रेस भी यूपी में ब्राह्मण नेता को सीएम उम्मीदवार बनाकर मास्टर स्ट्रोक खेलने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ आबादी में करीब 11% ब्राह्मण है और इसके साथ ही विधानसभा चुनाव में भले ही अभी कुछ महीनों का समय बचा है, लेकिन सभी दल जातीय समीकरण दुरुस्त करना अभी से शुरू कर दिए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में अपने नफा नुकसान को देखते हुए सभी दल सियासी गुड़ाभाग में जुट गए हैं। हर पार्टी की नजर उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ी जाति समूह ओबीसी को लुभाने पर भी है। प्रदेश में ओबीसी वोटरों की संख्या कुल आबादी की करीब 42 से 45% है और इनमें यादव 10%, लोधी 3 से 4%, जबकि कुर्मी मौर्य 4 से 5% और इसके साथ अन्य का प्रतिशत 21% है। दूसरी जातियों में दलित वोटर 21 से 22%, सवर्ण वोटर 18 से 20% और मुस्लिम वोटर 16 से 18% हैं। ऐसे में ओबीसी यूपी में सबसे बड़ा जाति समूह है। यह अकेले किसी को जिताने हराने में सक्षम है, इसलिए हर दल गुड़ा भाग के जरिए इन्हें भी अपने खेमे में रखना चाहता है। खासकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी की नजर ओबीसी पर है, लेकिन राजनीतिक पंडितों का मानना है कि संख्या भले ही कम हो, लेकिन ब्राह्मण किसी भी दल के पक्ष में राजनीतिक हवा बनाने में सक्षम है। पार्टी अपनी रणनीति ब्राह्मण वोटरों को ध्यान में रखते हुए बना रही है और बीजेपी, कांग्रेस और बसपा पहले ही ब्राह्मणों के सहारे जीत का स्वाद चख चुकी हैं, तो एक बार फिर कवायद इन्हें अपने खेमे में लाने की है। तो उत्तर प्रदेश में अब 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी गोटियां फिट करने में लग गई हैं। आखिर विधानसभा चुनाव जो 2022 का होगा वो मुद्दे पर लड़ा जाएगा या फिर एक बार जाति और धर्म पर लड़ा जाएगा? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़े हुए हैं देवेंद्र प्रमुख जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अतुल सक्सेना जी जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। देवेंद्र प्रमुख जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे। जिस तरीके से 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी गोटियां सेट करने में तो लगी गई हैं, भारतीय जनता पार्टी भी इसमें पीछे नहीं है। वो चाहे ओबीसी कार्ड को लेकर के हो, चाहे ब्राह्मण कार्ड को लेकर के हो। क्या इस बार भी जाति और धर्म पर ही चुनाव लड़ा जाएगा या विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा? मैं क्लियर करना चाहूंगा आपको कि हम विकास और सुशासन पर चुनाव लड़ेंगे। ये जाति धर्म का जो चुनाव है उसकी हमको जरूरत नहीं है। हमने जिस तरह से 4.5 वर्ष काम किया है, 4.5 वर्ष में जो बड़ी बात है हमारे सामने, बड़ा चेतावनी थी, जो बड़ा हमारे सामने संकट था वो वैश्विक कोविड काल था, जिसके अंदर हमने पूर्ण रूप से अपने आप को स्थापित करने का और प्रमाणित करने का काम किया है। पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे देश को और पूरी दुनिया को ये पता है कि उत्तर प्रदेश ने जो वैश्विक महामारी में कोविड संकट काल में कार्य किया है वो सराहनीय है। और सराहनीय इसलिए है कि ऑस्ट्रेलिया से लेकर विकसित देशों के कई सांसदों ने इस बात की तारीफ की है कि माननीय योगी जी का जो कार्यकाल उत्तर प्रदेश में रहा है और जिस तरह से उन्होंने संकट काल की इस घड़ी में स्वयं को संभाला है, और देश की बड़ी आबादी, दुनिया का 16वें नंबर का आबादी में प्रदेश है और देश का पहले नंबर का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जिसको संभालने में महारत हासिल है माननीय योगी जी को, जो पहली बार ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं प्रदेश में जिन्होंने कानून व्यवस्था से लेकर
वैश्विक महामारी का सामना मजबूती से किया है। उन्हें जात पात या धर्म से नहीं, विकास से और सम्मान के नाम पर चुनाव जीतना है। ये हमारी चुनौती है, इसी पर हम कार्य कर रहे हैं। देवेंद्र प्रमुख जी, आपने कोरोना काल का जिक्र कर दिया और विदेशी सांसदों का भी जिक्र कर दिया, अपने देश के सांसदों का तो जिक्र करिए। कौशल किशोर जी आपके सांसद हैं, कौशल किशोर जी, और ब्रजेश पाठक जी आपके उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री हैं। संतोष गंगवार जी पूर्व मंत्री थे, अब तो पूर्व मंत्री हो चुके, सांसद हैं जी। हरीश द्विवेदी जी ने, इन सब लोगों ने आवाज उठाई और इन्होंने पत्र लिखा। इन्होंने कहा कि हमारी बातें ही नहीं सुनी जा रही, कोरोना काल में लोग मर रहे हैं। इनके पत्र भी वायरल हुए, आपने देखे होंगे। देखिए पांडे जी, मैं आपकी बात को यहाँ बिल्कुल खत्म करता हूँ, काटता हूँ। कोई स्वीकार्य नहीं है इस तरह से। अगर कोई ऐसी लैंग्वेज लिखित में आपको है सांसद की, तो उसे आप ऑन कर सकते हैं डिबेट के माध्यम से। हाँ, किसी को हो सकता है कि इस संकट काल की घड़ी में हर नेता ने, हर उस सामाजिक कार्यकर्ता जिसका दिल पसीजा है वैश्विक में, उसने ज्यादा कोशिश की है, चाहे वो सरकार का माध्यम रहा हो, चाहे वो। आपको याद नहीं है, फिर आपको याद नहीं है देवेंद्र प्रमुख जी। देवेंद्र प्रमुख जी शायद या तो आपको याद है या तो आप उस बात को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है, या तो फिर आपको जानकारी नहीं है कि ये जो पत्र, ये जो इन नेताओं का जो दर्द छलका था वो आपने देखा नहीं है। अतुल सक्सेना जी, भाषा नहीं समझा रहे आप, ठीक है, पत्र की भाषा नहीं समझा रहे। पत्र का मतलब उसका अगर आप पूरा निकाल लेंगे तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। उन्होंने साफ तौर पे लिखा था कि लोग मर रहे हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है जैसे आप कह रहे हैं, ये तो पूरी दुनिया कह रही थी, पूरी दुनिया में मर रहे हैं, भारत में मर रहे थे लोग। वो सरकार पर उंगली नहीं उठा रहे थे, वो सरकार पर इंगित नहीं कर रहे थे। उन्होंने सरकार पे कोई सीधा निशाना नहीं, मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं आपका पांडे जी, सरकार पर कोई निशाना नहीं था किसी भी सांसद या नेता का। वो अपनी भूमिका जरूर निभा रहे थे। वो चाहते थे कि उनके क्षेत्र में जितना ज्यादा से ज्यादा उन्हें सुरक्षा मिले, ठीक रहे, दवाई पानी व्यवस्था जो थी उसके लिए जरूर। वो सरकार पे उंगली उठाना नहीं है, इंगित करना नहीं है। मैं तो कहूंगा उनकी एक्टिवता थी। अतुल सक्सेना जी जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि की आवाज जिले के अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, उसके बाद उनको गुहार लगाना पड़ रहा है मुख्यमंत्री दरबार में, और वो कह रहे हैं कि हमारी सुनी नहीं जा रही, साहब आप ही कुछ करिए। और देवेंद्र प्रमुख जी कह रहे हैं कि ये सरकार पर उंगली नहीं है, उन्होंने तो अपना फर्ज निभाया है। पांडे जी, है क्या कि आज किसी बात के प्रति बड़ा आश्चर्य और असंभव होता है कि देवेंद्र प्रमुख जी ठीक है, एक राजनीतिक दल के एक प्रवक्ता है, नेता है, अच्छी बात, परंतु भारतवर्ष में कोरोना के माध्यम से जो इन्होंने बातें कही हैं, कोरोना से कितनी जाने गई है और सरकार ने जिस आंकड़े को छुपाने का काम किया है। सरकार ने बोला 5 लाख कोरोना से जाने गई है, जबकि 50 लाख से अधिक कोरोना से जाने गई है। दूसरा, पार्लियामेंट सेशन में आपने देखा होगा जिस तरीके से पिछले दिनों भारत के महामहिम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने खड़े होकर के कहा कि ऑक्सीजन से हिंदुस्तान में एक भी मौत नहीं हुई। तो बेसिकली ये देश प्रमुख जो प्रमुख साहब बैठे हुए हैं, इन्हें ये समझना होगा कि संवेदना तो जाने गई है। हमने जिन्हें अपनों को जिन्होंने खोया है वो जानते हैं। बिल्कुल अतुल सक्सेना जी आपके पास आएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ दोनों मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं और दोनों मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अतुल सक्सेना जी आप ही के पास आएंगे। खैर, कोरोना की चर्चा जो हो रही थी वो उन्होंने दे दिया अपना तर्क, क्या हुआ कैसे हुआ जनता आने वाले वक्त में बता देगी। लेकिन आपने भी अतुल सक्सेना जी 350 का नारा दिया है 2022 के विधानसभा चुनाव में। 403 विधानसभा सीटों में 350 सीटें किस आधार पर लाएंगे और कैसे नारा दिया, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो देखिए पेश भाई है कि जब भाजपा जो है झूठ बोल 324 सीटें उत्तर प्रदेश में ला सकती है, तो हमने तो 5 साल 2012 से 2017 तक अनगिनत विकास कार्य करे हैं और उसी विकास कार्यों में से
ये जो योगी जी, जैसे भी प्रमुख साहब कह रहे थे कि योगी जी की सब बात मानते हैं, और जिस तरीके से अभी पिछले महीने आपने देखा, इस तरीके से योगी जी को दिल्ली, लखनऊ से दिल्ली के चक्कर बार बार काटने पड़े, तो ये उसी कॉरिडोर से होकर के आए, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से, जिसे समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाने का काम करा। देखिए, अभी कोरोना की जो बात इन्होंने करी, 2 वर्ष से कोरोना का चल रहा है, परंतु कोरोना में जिस तरीके से भाजपा के नेता अपने अपने घरों में बैठे रहे, जिस समय जिस जनता ने इन्हें प्रचंड बहुमत से जीत दिलाने का कार्य करा, वो जनता इन्हें टकटकी दिखाई, वो देगा, वो जवाब दे देगी जनता। लेकिन आपने कहा कि आप विकास के नाम पर काम करेंगे, तो 2017 के पहले आपने विकास किया था, 2017 में विकास कहाँ आखिर चूक हो गई? एक्सप्रेसवे तो तब बन चुका था लगभग, तो उसके बाद कहाँ चूक हो गई? कुछ जनता को वो एक्सप्रेसवे समझ में नहीं आया। योगेश जी है क्या, मैंने आपसे कहा कि भाजपा जो है ये एक झूठ तंत्र है, ये एक फर्जी तंत्र है। भाजपा के नेता झूठ बोल करके जनता को गुमराह करने का कार्य करते हैं, और जनता इनके बहकावे में आ गई। हमारे देश का किसान इनके बहकावे में आ गया, हमारे देश का व्यापारी इनके बहकावे में आ गया, हमारे देश का अल्पसंख्यक समाज इनके बहकावे में आ गया, और तो और छोड़िए, जो इनका तबका है हिंदू समाज, वो भी आज इनके बहकावे में आपको करके अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। अरे जिस राम मंदिर की ये बात करते हैं, अरे योगी पांडे जी, राम मंदिर जाने के लिए भी ना पूजा की थाली खरीदनी पड़ती है, वो भी 100 रुपए की आती है। अरे इन्होंने डीजल और पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर का कर दिया, लोगों के पास पैसा नहीं है आज घर चलाने को, उनके रोजगार छिन चुके हैं, और ये राम मंदिर। लेकिन इन मुद्दों को लेकर के आप सड़क पर आ कहाँ रहे हैं? आप तो 108 फीट की परशुराम जी की मूर्ति लगाने की बात कर रहे हैं लखनऊ में, और जगह जगह सम्मेलन कर रहे हैं। इन मुद्दों को लेकर के आप सड़क पर आइए ना। आप हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य दल हो, वो तो यही जाति विशेष धर्म को लेकर के चलने का काम कर रही हैं। इन मुद्दों को केवल सोशल मीडिया पर और ऐसे चर्चा में लाते हैं बस। योगेश जी, समाजवादी पार्टी 2017 के बाद से जब से विपक्ष में आई है, तब से पहले दिन से और आज तक सड़कों पर है, और जिस दिन सड़कों पर है उस दिन भाजपा की प्रशासन से और पुलिस से लाठी खाने का काम कर रही है, और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डिटेन करा जा रहा है। आपने देखा होगा। और जिस तरीके से कोरोना महामारी में एक बड़ा सम्मेलन नहीं कराया जा सकता है, तो उसमें ऑनलाइन करके समाजवादी पार्टी ने अपनी आइडियोलॉजी, अपनी विचारधारा को जनता के बीच में ले जाने का काम करा है। ठीक है अतुल जी, ठीक है, सभी पार्टियां जनता के बीच में अपने अपने काम को लेकर के जाना चाहती हैं। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ दोनों मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। तो जिस तरीके से लगातार पार्टियां इस बात को कह रही हैं कि वो जनता के मुद्दों को उठाएंगे, लेकिन जनता के मुद्दों को उठाते नजर कौन आ रहा है? देवेंद्र जी आपके पास आएंगे। बड़ा आरोप लगाया है अतुल जी ने, झूठ फरेब की पार्टी है आपकी, और जनता उसी के लपेटे में आ गई। इसलिए एक बार तो आपको मौका दे दिया, आपके साथ आ गई, लेकिन इस बार जनता जान गई है, जागरूक हो गई है, समझ गई है। इस बार आपके झांसे में आने वाली नहीं है। देखिए, एक चीज और बताऊंगा मैं योगेश जी, किसी पर भी उंगली उठाना बड़ा अच्छा काम है, बहुत अच्छे से बोल दिया कि झूठ फरेब या बहकावा, वो समय बहुत पहले लग चुका है। वो समय लगभग जो है अब से 10 वर्ष पहले जब लग गया, जब आप लोगों को पूर्ण बहुमत की सरकार दे दी थी। जनता को पता था, इसलिए आपको मौका दिया। जनता को पता था, इसलिए उसने बसपा को मौका दिया। ये झूठ फरेब से नहीं हुआ, जनता का एक परीक्षण होता है। परीक्षण में जो आदमी पास होता है उसको जरूर मौका देते हैं, और वो परीक्षण प्रमाण के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जो 2014 में हुआ, 2019 में उसको दोहराया। जो 14 में स्थिति थी, 19 में बढ़कर आई।
आज फिर मैं आपको दोहरा देना चाहता हूं, अब से 6 महीने बाद, 6 मंथ के बाद जब आप चुनाव में जाओगे तो जनता जो इनाम भारतीय जनता पार्टी को देगी, तो 2019 वाली जो तस्वीर 14 से 19 में दिखी थी, वही अब 17 से आपको 22 में दिखने वाली है। तैयार रहें आप लोग, हम चाहते हैं जनता सब कुछ देके। जिस 60 वर्ष के शासन काल में देश के सबसे बड़े प्रदेश में, हाँ, 19 के बाद जो स्थिति है वो भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल दिखी नहीं। वो चाहे हरियाणा का जिक्र कर लें, महाराष्ट्र का जिक्र कर लें, झारखंड का जिक्र कर लें, पश्चिम बंगाल का जिक्र कर लें, हर जगह आपने नारे तो दिए, नारे गढ़े, लेकिन वो नारे आपके अनुकूल आए नहीं। एक मिनट में सारा जवाब दे दूं आपको योगेश जी? बिल्कुल। आपने पश्चिम बंगाल का जिक्र किया, बहुत अच्छा जिक्र किया, क्योंकि लोगों को बरगलाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, चैनल्स पर बैठकर कुछ लोग बरगला देते हैं। हम जो पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़े हैं ना, वह 3 पार्टी से हम 77 सीट लेकर आए, 3 सीट से। ये बड़ी उपलब्धि हमारे लिए। आपने हरियाणा का जिक्र करा, हरियाणा में 4 सीट की पार्टी थी हमारी, 4 से 40 पर पहुंचे। हाँ, आपने 75 का नारा भी दिया था। का जिक्र किया, नहीं नारा दिया, क्लियर हुए हम। अरे इतनी आप परसेंटेज टोटल लगाइए ना, कितने में आए हम? नहीं, उससे मुकरा नहीं जा सकता, उससे मुकरा नहीं जा सकता, वो सत्य है कि लीड किया आपने। कहूं भी डाउन नहीं गए किसी भी प्रदेश में। महाराष्ट्र में 5 से 7 पार्टियों की जो सीटों की जो पार्टी थी वो 100 प्लस कर रही है, 105। तो हम कहाँ सोचने पर मजबूर हों? हम हतोत्साहित नहीं, उत्साहित हैं। हम चिंता नहीं, चिंतन करने वाले लोग हैं। हम महाराष्ट्र में भी पूर्ण हैं, हमने बंगाल में जो होते देखा उसमें भी हम सक्सेस हुए, और उत्तर प्रदेश में हम पहले से सक्सेस थे, शानदार तरीके से हुए हैं, प्लस करके आएंगे। मैं बता रहा हूं आपको, मेरी बात आपने एकदम में रोकी। हमने जो असली विकास होता है ना उत्तर प्रदेश में, आज 22 मेडिकल कॉलेज हमारी सरकार में लगभग जो है मान्यता सहित तैयार हैं। 40 कॉलेजों पर, मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूँ, स्कूल की बात नहीं कर रहा मैं, छोटे स्कूल संस्थाओं की बात नहीं कर रहा, बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ आपको मैं। 5000 प्लस जो है सीटों की आप बात करिए, जो प्लस होकर आ रही है उत्तर प्रदेश का इनाम दे रहा हूँ। देश में तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोरोना काल में जो हमने काम किए, 500 से प्लस हमने ऑक्सीजन प्लांट हॉस्पिटलों को देने का काम किया है। जमीन पर काम करने वाली सरकार है। हम हर एक गरीब और कमजोर, जो किसान से संबंधित है या निम्न जो आय उससे नीचे है, उसको बराबर 2 वर्षों से खाना मुफ्त में फ्री। जो आप हम पे डीजल पेट्रोल की सवाल उठा रहे हैं, एक डीजल पेट्रोल के सिवाय कुछ नहीं आपके पास। किसानों का आपने जिक्र किया देवेंद्र जी, किसानों का आपने जिक्र किया, किसान लगातार आंदोलनरत हैं, क्या इसका खामियाजा आपको नहीं भुगतना पड़ेगा? क्या उत्तर प्रदेश में 8000 किसान ऐसे हैं जिनका गन्ना 8000 करोड़ रुपए गन्ना भुगतान अभी बकाया है? ये इस बातों से तुम कर नहीं सकते ना आप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, इसका भी जवाब देता हूँ योगेश जी। 8000 करोड़ की बात की है ना आपने, एक डाटा निकाल लीजिए पिछली सरकार का और उससे पिछली का डाटा निकाल लीजिए। 60,000 करोड़ की बात करना जो किसानों का चढ़ा हुआ था, 8,000 पर आपको लग रहा 8,000 पर आ गए हम इस 6 महीने में 60,000 को भी 3 साल से एसएपी बढ़ा नहीं, किसानों को एसएपी बढ़ा के दिया जाता है, 3 साल से 1 रुपए एसएपी बढ़ा नहीं गन्ना किसानों का। 2 वर्ष से आप जो है कोविड काल की बात करिए, वैक्सीनेशन की बात करिए, देश को बचाने की बात करिए, रेट बढ़ाने की बात ना करिए, जीडीपी की रक्षा की बात करिए। पूरी दुनिया के विकसित देश लड़ रहे हैं योगेश जी। विकासशील देश होने के नाते भी स्वयं को बचा भी रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। अतुल जी, 2 साल से कोरोना काल चल रहा है, तो इसलिए अभी देश की जीडीपी पर चर्चा करनी चाहिए। किसानों का जो मूल्य है, उनका जो उपज है, उसको बढ़ाने की भी बात नहीं करनी चाहिए। और तो है पांडे जी, यही तो असंभव होता है कि भाजपा के प्रवक्ता आकर के बतलाते हैं और कहते हैं कि 2 वर्षों से कोरोना चल रहा है, घर पे जाके बैठ जाइए। मैंने आपको घर पे बैठने के लिए देता है, जनता ने घर पे बैठने के लिए विधानसभा की चाबी आपको दी है, सत्ता की चाबी आपको दी है। अरे कोरोना चल रहा है, आपने तो कोरोना में भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हो गया। आपने कहा कि ऑक्सीजन के प्लांट लगाए, अरे आकर के देख लीजिए हॉस्पिटलों में लाइन लग रही थी, ऑक्सीजन सिलेंडरों का ये हाल था। आपके नेता, आपके सांसद, आपके विधायकों तक को ऑक्सीजन नहीं मिल पाई और उन्हें मौत का मुंह देखना पड़ा। जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी हुई, लोग गाड़ी पर बैठ करके इंतजार कर रहे थे अपनी बारी का कि कब उन्हें ऑक्सीजन का सिलेंडर मिल जाए।
और आप यहाँ आकर के कहते हैं कि आपने ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम करा, ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत थी। अरे आप कौन सी दुनिया में रहते हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। दूसरा, जिस तरीके से आप कहते हैं कि चर्चा मत करिए, महंगाई की चर्चा मत करिए, किसानों की चर्चा मत करिए, तो किसकी चर्चा करें? राम मंदिर की चर्चा करें? इसके चंदे का आपने आज तक बताया नहीं, क्या करा आपने? अरे 2 करोड़ की जमीन आपने 18 मिनट के अंदर 18 करोड़ रुपए की बेच दी। अरे 16 करोड़ रुपया आप लोग खा गए। वो पैसा जनता का पैसा था जिसे आप लोगों ने खाने का काम किया। जनता की गाड़ी छपाई थी जिसे आप लोगों ने खाने का काम किया। अरे यार, आप राम भक्तों की बात करते हैं, ये राम भक्तों का पैसा आपने खाने का काम किया है। नहीं, लेकिन अतुल सक्सेना जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो तो दावा कर रही है ना कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को उन्होंने दोगुनी करने का काम किया। 11 लाख करोड़ रुपए से 22 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था लाने पर उन्होंने 4 साल में दोगुनी अर्थव्यवस्था कर दी। आज की डेट में इकोनॉमी हमारी माइनस में जा रही है और हमारे सज्जन, हमारे भाई यहाँ बैठ करके कहते हैं कि 22,000 करोड़ कर दी। दूसरा भी एक बात ये और बरकरार रहे थे कि 8,000 करोड़ रुपए कितना भुगतान का बकाया है और हमारी सरकार में 60,000 करोड़ था। अरे भाई साहब, आप क्या आगे देख क्या करिए डाटा। जब अखिलेश यादव जी ने 2017 में अपना कार्यकाल छोड़ा था तो उस समय गन्ने का भुगतान केवल 450 करोड़ रुपए छोड़ करके आए थे, जिसकी पैरवी भी उन्होंने विपक्ष में रहते हुए करी और किसानों का वो गन्ने का भुगतान कराया। अरे आपने तो गन्ने का भुगतान किसानों का रहा ही नहीं है बिलों पर, गन्ने का बिल्कुल गलत बढ़ाने का काम था जो मूल्य आपने सरकार से बढ़ाया गया, उसके बाद कोई मूल्य पिछले 4 साल में बढ़ाया ही नहीं गया। जब आप पेट्रोल से बढ़ा सकते हैं, डीजल से बढ़ा सकते हैं, तो क्या किसानों नहीं बढ़ाए जा सकते? क्या अन्नदाता की फसल के पैसे नहीं बढ़ाए जा सकते हैं? आपसे मैं जानना चाहता हूँ, ये संदेश से सवाल है। आप देश को बरगलाते हैं, आपको समझना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश हमारी बात छोड़ दीजिए, हम तो सरकारी आंकड़े बताते हैं। NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का डाटा ये कहता है इस समय जितनी प्रताड़ना की जा रही है। ठीक है, देवेंद्र जी से पूछ लेते हैं। मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, परंतु आज से देखने वाला कोई नहीं है। जितनी बलात्कार की घटनाएं हुई हैं और यहाँ के लोग बलात्कार की घटनाओं को कहते हैं कि रेप हुआ ही नहीं है। ये पुलिस प्रशासन से बुलवा देते हैं, से बुलवा देते हैं। अतुल जी, देवेंद्र जी से पूछ लेते हैं। देवेंद्र जी से पूछ लेते हैं, होता है कि नहीं होता है? क्या जवाब देंगे आप यूनाइटेड नेशन में जब जाएंगे? जब आप यूनाइटेड नेशन में जाएंगे, जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में, तो वहां जाके आप क्या जवाब देंगे? जो 42 कंट्रीज वहां के मेंबर हैं, वो देख रहे हैं आपके कार्यकाल को। इस तरीके से हिंदुस्तान NHRC के डाटा से भी इधर उधर करने की कोशिश कर रहा है और असली चीजों को नहीं दिखाने का काम कर रहा है। ये देश विदेश देखने का काम कर रहा है आज। ठीक है, अतुल जी ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं देवेंद्र जी से। देवेंद्र जी, आज तो कह रहे हैं कि गुंडा राज खत्म हो गया है, महिलाओं का उत्पीड़न खत्म हो गया है। पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह जी भी आए थे यूपी दौरे पर, तो उस दौरान उन्होंने भी योगी सरकार की बड़ी तारीफ की थी और उन्होंने भी कहा था कि महिलाएं आज सुरक्षित घर से निकल सकती हैं, रात को भी। तमाम सारे दावे किए गए, लेकिन समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि बिल्कुल सरासर झूठ है। समाजवादी पार्टी का चरित्र ही गुंडागर्दी है, उससे तो लगेगा ही झूठ। उसके तो आज जितने क्राइम के मामले, जितने लोगों के मकान ढह रहे हैं, अतीक से लेके अंसारी तक जितने भी आ रहे हैं, सब समाजवादी। ठीक है अतुल जी, देवेंद्र जी, आप दोनों लोगों के यहाँ रोकना चाहेंगे? फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ दोनों मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। देवेंद्र प्रमुख जी आपके पास ही आएंगे। चर्चा हो रही थी महिलाओं के उत्पीड़न की देश में। 2019 में एनसीआरबी के जो डाटा आए हैं, 2019 में जो पूरे देश में महिलाओं पर अत्याचार हुए, उत्पीड़न हुए,
उसमें 15% केवल उत्तर प्रदेश के आंकड़े आए हैं कि 15% महिलाओं के साथ जो अपराध हुआ है वो उत्तर प्रदेश में हुआ है। एनसीआरबी के डाटा तो झूठे नहीं हो सकते। मान लीजिए समाजवादी पार्टी झूठ बोल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानता हूं आपकी बात को, लेकिन एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, इस देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। आप उत्तर प्रदेश की आबादी के अनुसार निकालेंगे तो हमारा टॉप में नंबर है। हम टॉप हैं कानून व्यवस्था में। आप गलत मत घुमाइए डिबेट को। मेरे जैसा आदमी को घेरना आसान काम नहीं है योगेश जी, मैं तत्व के साथ बोलता हूँ। मैं बिल्कुल नहीं घेर रहा हूँ आपको, ना बिल्कुल डिबेट को घुमा रहा हूँ देवेंद्र जी। नहीं, आप उत्तर प्रदेश की तुलना दिल्ली से कर लीजिए, क्राइम का ग्राफ निकालिए, दिल्ली हमसे कितने आगा है। अरे पंजाब तक किया हमारी सरकार। आपने दिल्ली का जिक्र कर दिया, आपने दिल्ली का जिक्र कर लिया, तो दिल्ली की ही सरकार में बैठे लोग तो इस बात को दावा कर रहे हैं ना कि अगर आप उत्तर प्रदेश को संभालने के लिए आपको कुर्सी दी गई है तो क्या जनसंख्या का आधार, आपको तो क्राइम पर लगाम लगानी चाहिए। और अगर नहीं आपसे संभल रही है, वो कह रहे हैं कि अगर नहीं संभल रही है तो हमें दीजिए, हम आकर शासन करेंगे। की वजह से आज हम टॉप हैं। आज हमारी मिसाल दी जाती है, आज देश में हमारी चर्चा होती है। आज देश में वो हरियाणा राज्य हो जो हमारे बराबर का है, हमारी ही पार्टी का है, दिल्ली का वो राज्य हो जो विकसित राज्य में गिनती है, या वो आप राजस्थान का राज्य हो, पंजाब का। योगी जैसा मुख्यमंत्री हम सबको चाहिए। कानून व्यवस्था सीखनी है तो योगी जी से सीखिए। ये कहने में कोई शर्म आती है? योगी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री है ना, हम सबके हैं। सपा बसपा के भी मुख्यमंत्री हैं आज वो, बिल्कुल, क्योंकि मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है वो 22 करोड़ लोगों की कुर्सी है। 22 करोड़ लोगों का समर्थन है। 22 करोड़ जो जनता है यूपी की, वो योगी जी की जनता है, योगी जी का ही परिवार है। बेशक लोकतांत्रिक तरीके से सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन मुख्यमंत्री तो सारे प्रदेश के हैं, माननीय प्रधानमंत्री तो सारे देश के हैं। कम से कम जब बात हो असम्मान की देश की या प्रदेश की, तो वहां देश और प्रदेश की बात करनी चाहिए कभी कभार, कुछ समय के लिए। ऐसा नहीं कि आप जो है चाइना का समर्थन करने लगे, या आप माननीय प्रधानमंत्री जो घेरने के लिए पाकिस्तान का समर्थन करें, या राम मंदिर को। कौन सा गलत काम है राम मंदिर का? राम मंदिर के मुद्दे पे बड़ी चीज लगती है समाजवादी वाले लोगों पर, जब टोपी लगाकर जालीदार मुजफ्फरनगर में फ्लैग मचता है, जब गांधी कानून व्यवस्था कोई एक भी झगड़ा अगर हुआ है उत्तर प्रदेश में तो बताइए 4.5 वर्ष में। अरे आजम खान की देश में पुलिस ढूंढ रही थी तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कहां थी? योगेश जी, मैं पूछना चाहता हूं अपने मित्र से, ये कानून व्यवस्था आज अच्छी है? ये कह रहा है मुजफ्फरनगर जैसे कांड हो रहे थे कब? मैं पूछना चाहता हूँ आपको तत्पर दावे के साथ जवाब दिया जाए मुझे। चलिए उनसे हम जवाब लेते हैं, उनसे जवाब लेंगे, लेकिन देवेंद्र जी हमें हाथरस जैसी घटनाओं को नहीं भूलना चाहिए। और अभी पिछले दिनों भी जिस तरीके से चुनाव में जो घटनाएं हुई हैं उनको नहीं भूलना चाहिए। कोई घटना इस तरीके की नहीं हुई ठीक, जैसे मुजफ्फरनगर और कैराना में। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अतुल जी, कैराना मुजफ्फरनगर तो आपको याद होगा, देवेंद्र प्रमुख जी ने उस याद को ताजा कराने के लिए कह रहे हैं, क्या वो राम राज्य था जब आपकी सरकार थी? देखिए, कैराना मुजफ्फरनगर की घटना जो है वो भाजपा के द्वारा पराजित घटना है, और उस पर जांच बैठी है। जांच में ये निकल करके आया कि वो जिस तरीके से भाजपा ने ये दंगे कराने का काम किया, भाजपा हिंदू मुस्लिम झगड़े कराने में माहिर है, और इसी विकास तो पता लगे कोई काम नहीं है। इन्हीं मुद्दों को लेकर के ये मुख्यमंत्री जवाब देखिए पार्टी सत्ता में आने की बात करती है। देखिए आज पांडे जी है कि, और देवेंद्र जी मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, किसी भी प्रदेश में यदि एक भी रेप की घटना होती है, एक भी बलात्कार की घटना होती है, तो हमें हमारे बड़े ही चिंता का विषय है ये। उससे बड़े ही चिंतन करना चाहिए उस पे। और आप यहाँ बैठ करके टीवी पे गर्व कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में रेप की घटनाएं कम हुई हैं, अन्य राज्यों में ज्यादा हुई हैं। अरे मेरे दोस्त, रेप की घटना एक भी होती है तो उसके प्रति आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये आगे इस तरीके की कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आगे इस रेप की घटनाओं पे अंकुश लगाया जा सके। परंतु आप करेंगे नहीं, क्योंकि आपकी पुलिस जो है बलात्कार की घटनाओं को कहती है कि बलात्कार हुआ ही नहीं, और उस हाथरस की बच्ची को रात में 2 बजे जला करके
उसे मैं कहूंगा उसकी तो अंत्येष्टि भी आप लोगों ने नहीं करने दी। जो लास्ट राइट था, लास्ट रिचुअल जो होता है वो भी उसके परिवार वालों को नहीं करने दिया। और ये आप में इतनी भी संवेदना नहीं है। अरे आप भी एक मानव जाति में पैदा हुए हैं, आप ये कैसा काम कर सकते हैं? इतना निकृष्ट कार्य। लेकिन अतुल जी बिल्कुल सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को झांकना चाहिए अपने अंदर। अतुल जी, हम आपकी बात से सहमत हैं। हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को झांकना चाहिए अपने अंदर, लेकिन समाजवादी पार्टी को भी देखना चाहिए। रामराज्य नहीं था। आपको मुलायम सिंह यादव जी की वो स्पीच, वो बयान याद होगा कि बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं। आप ये बताइए कि इनके नेताओं से कितनी गलती हुई? कुलदीप सेंगर पता है आपको? और एक स्वामी जी थे इनके कानपुर के पास वाले, पता है ना? कितने भाजपा के ऐसे नेता हैं जो इस तरीके की रेप की और बलात्कार घटनाओं में शामिल हैं और उसके लिए ये कानून तक बदलने का काम कर देते हैं। आप देखिए योगी राज में योगी जी पे कितने मुकदमे, आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। जब वो चीफ मिनिस्टर बने थे उस समय तक उनके ऊपर कितने आपराधिक मुकदमे दर्ज करे थे। और शायद इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि चीफ मिनिस्टर अपनी कुर्सी में बैठ करके अपने ही मुकदमे को वापस ले लेता है। जिस तरीके से भाजपा के नेता बलात्कार और रेप की घटनाओं में शामिल थे उसमें लॉ में ही चेंज कर दिया जाता है, उन्हें बरी कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो इन्हें समझना पड़ेगा कि किस तरीके से कानून को ये मॉडिफाइड कर लेते हैं। ठीक है, उसका जवाब ले लेते हैं। देवेंद्र जी से जवाब ले लेंगे अतुल जी, लेकिन एक सवाल आपसे उससे पहले एक और है कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि उनके पास तो नीति है, नियत है, संगठन है, मोदी जी हैं। समाजवादी पार्टी के पास क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी के पास कौन सी नीति है? बड़ी अच्छी नीति है, नोटबंदी करा ली साहब, उससे देश को बहुत फायदा हुआ है। और आप देखिए जिस तरीके से लाइन में लोग खड़े हो गए, जीएसटी इन्होंने लिया है, इनकी नीति थी ये। आज तक जीएसटी से किसी को फायदा हुआ है? जब से जीएसटी आया है 3000 से ज्यादा बार जीएसटी में चेंजेस अमेंडमेंट हो चुके हैं। आप देखिए जो ये योजना लेकर के आ रहे हैं, काले धन की इन्होंने बात करी कि काला धन देश में वापसी आएगा। कितना काला धन वापस आ पाया? आप देखिए इन्होंने उज्ज्वला योजना की बात करी। अरे गैस के तो सिलेंडर बांट दिए दोस्त, पर ये तो बता दो गैस के सिलेंडर खरीदेगा कौन? 1000 रुपए का रेट आज की डेट में है देवेंद्र जी। उज्ज्वला तो बांट दी, पर उज्ज्वला को फ्री तो कर देते। 300 का माल 1000 में कर दिया आपने। अरे ये पूंजीपतियों के लिए जो आप लोग काम कर रहे हैं ना, ये जनता देख रही है। ये मोदी जी जो है, ये मोदी सरकार चल रही है, भाजपा की सरकार नहीं चल रही है ये। हाँ, तो वो तो प्रताड़ित हो रही है। अतुल जी, बीजेपी तो कह रही है कि हमारे पास नरेंद्र मोदी हैं। वो तो कह रही है कि हम इन्हीं के दम पे चुनाव लड़ते हैं और इन्हीं के दम पे जनता से वोट लेते हैं। वो तो खुले मंच से कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी तो है, ये बात तो ठीक है। बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी तो है, बाकी सब तो इनके नेता फेल हो चुके हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी का गाना ये गाते रहते हैं। पर नरेंद्र तो वही गाना उत्तर प्रदेश में फिर से गाया जाएगा। अतुल जी, नरेंद्र मोदी जी बंगाल में फेल हो गए, केरला में फेल हो गए, छत्तीसगढ़ में फेल हो गए, राजस्थान में फेल हो गए। ठीक, आप कह रहे नरेंद्र मोदी का गाना गाते रहो, मिलने मिलाने वाला है नहीं इस बार उत्तर प्रदेश में। ठीक, ले लेते हैं देवेंद्र जी से जवाब। राज्य में चुनाव होने वाले हैं। देवेंद्र जी देखिएगा, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। देवेंद्र जी, आप जनता को ठगने का काम करते हैं, छलने का काम करते हैं, उसके बाद उम्मीद करते हैं मोदी का गाना कब तक गाते रहोगे? ले लेते हैं अतुल जी, ले लेते हैं जवाब। बताते हैं देवेंद्र जी बताएंगे कि नरेंद्र मोदी जी का गाना कब तक गाते रहेंगे। और उन्होंने जिस तरीके से अभी उदाहरण दिया पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों का, कि अब जनता फरेब में आने वाली नहीं है। अब उनके नाम का भी जो आप ढोल पीटते नजर आ रहे थे अभी तक, अब वो काम नहीं आएगा। देवेंद्र जी देखिए योगेश जी, मैं पहले ही जवाब दे चुका हूं आपको बंगाल का, और मैं हरियाणा का भी दे चुका हूं दीगर मांगे, और मैंने तो यहाँ तक महाराष्ट्र का भी जिक्र किया साथ किया है। अगर चिंता की जरूरत है तो उन लोगों को है जिनके पास अगर चेहरे है भी, तो उन चेहरों की क्या स्थिति है। हमारे पास देखिए चेहरों की कोई कमी नहीं है, सर्वोपरि माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन योगी जी भी कम नहीं। योगी जी के चेहरे पर कोई शक नहीं, कोई संशय नहीं, फिर से दोबारा से आ रहे हैं
और एक चीज और दोहरा देना चाहता हूं, अगर चिंता की जरूरत है तो देखिए, अखिलेश जी का चेहरा होगा, शिवपाल जी का होगा, मुलायम सिंह जी का होगा, राम गोपाल जी का होगा, या किसी और चौथी पीढ़ी का होगा, और किस किस के आप जवाब दोगे? बार बार आप जिक्र करते हैं, कई बार आपने धन का, संपदा का जिक्र किया है। आप अपनी तुलना मोदी जी से कर लीजिए। 15 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, 7 साल भारत के प्रधानमंत्री रहे। आज भी उनकी स्थिति ऐसी है कि उनके खाते अगर चेक किए जाए तो कहीं लाख रुपया भी नहीं मिलता, और आपकी चौथी पीढ़ियां मालिक हैं प्रदेशों की। 1000, 2-2 हजार करोड़ की संपत्ति एक नंबर में दर्ज आपके नाम होती है। वहीं योगी जी का चरित्र भी एक बार देख लीजिए। उंगली उठाने से कुछ नहीं होता। हम आप कहते हैं कि बलात्कार की इनकी बात कर रहे हैं, कुलदीप सेंगर से गलती हुई, चूक हुई, जेल गए। गायत्री प्रसाद आप ही के मुख्यमंत्री की कोठी करता रहा और आपकी पुलिस ढूंढती है। आप आजम खां की बहन पूरे आपकी 6 महीने तक, साल तक पुलिस ढूंढती रही। नहीं आए तो आप देवेंद्र जी, ठीक है देवेंद्र जी, ठीक है, समाजवादी पार्टी में रामराज्य नहीं था, इस बात को आप कह रहे हैं, लेकिन आप जिस तरीके से, ठीक है आपने अपने विधायक का जिक्र किया, लेकिन आते आते जनाब देर बहुत हो गई थी, जब इतना प्रेशर, बहुत देर हो चुकी थी। देखिए योगेश जी, मैं ये कह रहा हूं, आपने सेंगर का नाम नहीं है, आप किसी और का भी नेता का भी छोटे से बढ़ा लो, अगर कोई जांच के चक्कर में फेर में आया तो बच नहीं पाया। ये नियम रहा सरकार का, चाहे वो मिनिस्टर रहा हो, चाहे वो विधायक रहा हो। अभी चलिए, अभी सेंगर का जिक्र आप कर रहे हैं, सेंगर के यहाँ ही अभी आपने फिर से टिकट दे दिया, फिर जब हो हल्ला शुरू हुआ तब फिर आपने बैकफुट पर आए। ये स्थितियां कहां, कैसे? वोट बैंक की राजनीति ही तो केवल चल रही है। नहीं, मैं इसको तथ्य के साथ कह सकता हूं कि सेंगर जो है, जब तक बात उठी थी तब तक जेल जा चुके थे, किसी की जरूरत नहीं पड़ी। गायत्री प्रसाद का मैंने जिक्र किया है, आप ही के सांसद उनसे जेल में मिलने जाते हैं। गायत्री प्रसाद खनन मंत्री हुआ। ठीक है, हम कह रहे हैं देवेंद्र जी हम कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी में आप कह रहे हैं गुंडा राज था, ठीक है, आप ही के जो बलात्कारी विधायक जो जेल में बंद है, उससे आपके ही के सांसद मिलने जाते हैं, आप ही के सांसद मिलने जाते हैं ना, हमारे सांसद और कहते हैं कि गलत हो रहा है इनके साथ। हमारी सरकार का जो काम है, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, देखिए बहुत बड़ी बात है चैनल पर बैठकर योगेश जी तथ्य के साथ और सच्चाई के साथ बोलना चाहिए। एलिकेट करना बहुत आसान काम है। तो मैं गलत बोल रहा हूँ, आप कहिए मैं गलत बोल रहा हूँ। कोई बात नहीं है। साक्षी महाराज मिलने नहीं गए? अरे देवेंद्र जी आप बताइए ना, साक्षी महाराज मिलने नहीं गए? आप बताइए। नहीं गए, उनका बयान नहीं आया, आप बताइए ना कि नहीं मिलने गए। नहीं, साक्षी महाराज व्यक्तिगत तौर से किससे मिलते हैं, उनका काम है। इस बात में मैं कैसे पाई? मेरी पार्टी का कोई बयान हो, मेरी पार्टी का डेपुटेशन पर अगर अच्छा बयान आ जाए, अगर अच्छा काम आ जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। क्या देवेंद्र जी, क्या मजाक कर रहे हैं आप? अगर अच्छा काम हो जाए तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया, और अगर कोई बुरा काम हो जाए, गलत काम हो जाए तो वो आपकी पार्टी नहीं, उसका पर्सनल मामला हो गया। वो सांसद हैं आपके, आपकी पार्टी के सांसद हैं, आपकी पार्टी से आपकी पार्टी को जवाब मांगना चाहिए कि एक बलात्कारी विधायक से मिलने कैसे जा रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि उनके साथ गलत हो रहा है। क्यों भाई, आपने पूछा नहीं? आपको पूछना नहीं चाहिए कि किस बिहाफ पे आपने बयान दिया? पूछते, हमने कहां समर्थन किया? हमने कहां समर्थन किया? तो आपने पूछा भी कहां देवेंद्र जी? आपने पूछा भी कहां? सवाल तो यही उठता है ना कि आपने पूछा भी कहां? नहीं, जहां हमारी पूछने की जरूरत पड़ेगी, जहां पार्टी का मामला होगा जरूर पूछेंगे। ठीक, मतलब आप अपने अनुकूल सब चलाएंगे, जो अच्छा होगा वो आप कहेंगे पार्टी ने किया है, और जो बुरा हो रहा है वो उसका पर्सनल मामला है। साक्षी महाराज कब गए, क्यों गए, ये कोई पार्टी का मामला नहीं है। किससे मिले, ये कोई रिकॉर्ड नहीं है इस बात का। आपको जानकारी नहीं? पूरा रिकॉर्ड है, पूरा बयान है, पूरा रिकॉर्ड है, पूरा बयान नहीं है देवेंद्र जी, शायद आपको जानकारी नहीं, फिर से आप देखिएगा। व्यक्तिगत हो सकता है, पार्टी का नहीं हो सकता। ठीक है अतुल जी, व्यक्तिगत हो सकता है। ठीक है अतुल जी, आपके पास आएंगे। खैर ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो कहा जा रहा है कि भाई अगर कोई गलत काम कर रहा है तो वो पर्सनल है, वो उनका खुद का मैटर है, उसमें पार्टी की कोई संलिप्तता नहीं है, जिस तरीके से अभी आपने सुना। लेकिन जी बोलिए, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बोलिए, उसके बाद मैं कहता हूँ। आप देखिए योगेश जी, है क्या कि इस आधार पर तो ये लगता है कि देवेंद्र जी भी
पर्सनल तौर पे इस चैनल पे बैठे हैं या भाजपा के आधिकारिक रूप में यहाँ बैठे हैं, इस तरीके से जवाब दे रहे हैं। अरे कोई सांसद कोई ऐरा गैरा नहीं होता है। सांसद जनता ने चुन करके उसे संसद में भेजा होता है, और जब कोई सांसद कहीं जाता है उसका कोई मायने होता है। सांसद जो कुछ कहता है उसका कोई तर्क होता है, तथ्य होता है, और आप आकर के अच्छा गप कर लेते हैं, बुरा थू कर देते हैं। ये गलत है, आपको समझना पड़ेगा। जनता जो आप कहती है उसे देखते हैं, आपका मैसेज जाता है, जिसे मास देखता है, करोड़ों लोग देखते हैं। नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है। आप ये देखिए, आपके नेता फेल हो गए तभी तो आप कांग्रेस। बिल्कुल ठीक है, आपके पास वापस आएंगे अतुल जी। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ दोनों मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अतुल सक्सेना जी आपके पास आएंगे। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी बिसात को बिछाने में लग गए हैं, और वो इस बात को लेकर के, मुद्दों को लेकर के, हालांकि बहुत कम राजनीतिक दल ऐसे हैं जो मुद्दे की बात कर रहे हों या मुद्दों को लेकर के सड़क पर नजर आ नहीं रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी बनाम विपक्ष होगा या बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी? अतुल जी। योगेश जी, यहाँ मैं आपकी बात को इसलिए डिनाई करूंगा, जिस तरीके से आपने कहा कि कोई भी पार्टी मुद्दों को लेकर के विधानसभा चुनाव जो आगामी होने वाले उस पर नहीं जा रही है, इस पे मैं जरूर आपकी बात को डिनाई करूंगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो केवल विकास के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाने का कार्य कर रही है, और जनता के हक और हकूक के लिए, जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता काम कर रहा है, जनता के लिए कर रहा है। चाहे वो कोरोना काल की बातें हो, जब जगह जगह से आए हुए लेबर्स को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं ने करा। उन्हें रास्ते में असुविधा ना हो, उसके लिए भोजन का प्रबंध समाजवादी पार्टी के नेताओं ने करा। और जिस तरीके से पंचायत के चुनाव में आपने देखा, जिस तरीके से अभद्रता हुई और पुलिस प्रशासन ने मिलकर के वो चुनाव लड़ा, और जिस तरीके से अत्याचार, दुर्व्यवहार, दुराचार उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा, उस जनता के मुद्दे को उठाने के लिए समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने जिले में, तहसील में जाकर के धरना प्रदर्शन, जुलूस निकालने का काम करा, और उसके माध्यम से राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन देने का काम करा। तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता पहले दिन से जनता की आवाज उठाने का कार्य करता है, और अपने विकास कार्य जो 2012 से 2017 तक हमारी पार्टी के द्वारा करे गए, माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा करे गए, उसको बताने का कार्य करता है। और वो जो कार्य 2017 तक करे गए वो मानो थम से गए हैं, क्योंकि पिछले 5 साल में योगी जी ने उन्हीं कार्यों का उद्घाटन करने का काम करा है, और जो हमारे द्वारा कार्य करे गए थे उसके दोबारा फीता काटने का काम करा है। आप मैं जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से भाजपा जो है केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, भाई से भाई को लड़ाने का काम करती है, और इन्हीं मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाती है, और ये डर दिखाती है हिंदुओं को। अरे आप हिंदुओं को इतना डरपोक समझते हैं क्या? और आपके चैनल में यदि आप ऐसी बात करेंगे तो ये केवल हिंदू पक्ष ही नहीं, ये मुस्लिम पक्ष भी समझ सकता है। नहीं, एक सवाल इसके साथ, जैसे भी आपने बात करी कि योगी जी 22 करोड़ लोगों के मुख्यमंत्री हैं, केवल एक वर्ग के, हिंदू समाज के मुख्यमंत्री नहीं है। बड़ी अच्छी बात लगी मुझे आपकी। आप जिस तरीके से मुस्लिम के विरोध में कार्य करने का काम करते हैं, और जिस तरीके से मुस्लिमों के विरोध के लिए बिल लाने का काम करते हैं, उन्हें पास कराने का पार्लियामेंट से, स्टेट असेंबली से कराने का काम करते हैं, मेजोरिटी ऑफ वॉइस के नाम से कराने का करते हैं,
ये गलत है, क्योंकि एक वर्ग विशेष के लिए आप कानून लाने का कार्य करते हैं। यदि आप हर समाज के मुख्यमंत्री हैं तो आपको हर समाज को एक ही चश्मे से देखना पड़ेगा। आपको केवल नाम बदलने की राजनीति नहीं करनी पड़ेगी कि आप मियां बाजार का नाम बदल देंगे और जो है इलाहाबाद का नाम बदल देंगे, प्रयागराज कर देंगे। केवल नाम बदलने से हिंदुस्तान का, उत्तर प्रदेश का विकास नहीं संभव है। यदि आपने उत्तर प्रदेश का विकास करना है तो जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए आपको कार्य करने पड़ेंगे। हर समाज की तरफ आपको एक चश्मे बिल्कुल से करने पड़ेंगे। सरकार कोई भी हो, सारी सरकारों को एक नजरिए से, एक चश्मे से देखना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है अतुल जी कि जो चुनाव होगा, मैंने पूछा कि बीजेपी बनाम विपक्ष होगा या बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी? देखिए, उत्तर प्रदेश में आज जितना मजबूत संगठन समाजवादी पार्टी का है, उतना बड़ा मजबूत संगठन किसी अन्य पार्टी का नहीं है। जनता आज समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा करे गए कार्यों को याद कर रही है और ये दिन दूर नहीं, अब कुछ चंद महीने ही बचे हैं, 6-7 महीने बचे हैं, जो ये जनता का सपना फिर से एक बार साकार होगा और फिर से विधानसभा में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी 350 सीटों के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये आप देखेंगे। देवेंद्र प्रमुख जी विकास के नाम पे काम कर रही है। जो हमने विकास करे उसको तोड़ने का काम करते हैं। अभी आपने देखा जेपी एनेक्सी हमने लखनऊ में कितना अच्छा जेपी एनेक्सी बनाने का कार्य करा, उसे भाजपा ने तोड़ने का काम करा। आज जेपी एनेक्सी इतना सम्मानजनक, हमने वहां पे एक प्रतिष्ठित जयप्रकाश नारायण, आप देखिए जेपीएनआईसी जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय केंद्र, मैं आपकी बात सुन नहीं पाया। जेपीएनआईसी जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय केंद्र। जी 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 जी। और दूसरी बात ये, जिनके नाम पे रखा गया जयप्रकाश नारायण, अरे योगेश पांडे जी, ये जयप्रकाश नारायण जी वही हैं जिन्होंने इमरजेंसी में नारा दिया था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और आज उसी जेपी एनेक्सी जो जनता के जयप्रकाश नारायण थे, आज उसी जेपी एनेक्सी को तोड़ करके इन्होंने जयप्रकाश नारायण जी का भी अपमान करने का काम किया है। ठीक है, ले लेते हैं जवाब। देवेंद्र जी, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं समाजवादी पार्टी से आने वाले विधानसभा चुनाव में? योगेश जी, मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा कि हम समाजवादी पार्टी नहीं, पूरा जितना भी पहले महागठबंधन हुआ था, यूपी के 2 लौंडे आए थे, हाथ का साइकिल का साथ था और फिर कहीं ना कहीं हाथी की चाल भी थी, मंदिर की तस्वीर थी और बहुत गठबंधन थे। हम तो उसी रूप में देख रहे। 2019 में हमने एक महागठबंधन का सामना किया। जो 17 में नहीं थे वो 19 में मिल लिए, जो 19 में नहीं थे वो 22 में मिल रहे हैं। हमें तो जो भी आएगा उससे लड़ना और फतेह करना। निश्चित अपने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना, जाति पाति जात से धर्म से हमारा कोई मतलब नहीं है। जो विकास किया उस पर चुनाव लड़ेंगे और जो कार्य हमने किए हैं वो हमारी उपलब्धि होगी। और इसी को मानक बनाकर, जैसे हमने राम मंदिर का मुद्दा, 370 का मुद्दा, 35A का मुद्दा रखा, वो मैनिफेस्टो बताएगा उस समय का कि हमें उस पर क्या रखना है, उसी के आधार पर चुनाव की तैयारी में लगे। देखा जाएगा जो भी। देवेंद्र जी, आप कह जरूर रहे हैं कि जाति पात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप जितिन प्रसाद को लेकर के आए, बता रहे हैं ब्राह्मण वोट बैंक का अच्छा खासा आपके खेमे में आएगा। अभी आपने आपके मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उसमें आप बता रहे हैं कि इतने मंत्रियों को हमने इस खेमे से रखा। जितिन जी को आए हमारे पास स्वागत है। देखिए, वो स्वयं आए थे ना, वो दुखी थे, परेशान थे, उनका सम्मान जो है वो खत्म किया गया। वो आए और आए हुए अतिथि को सम्मान देना तो जिम्मेदारी बनती है। चलिए, ठीक है, बिल्कुल। चलिए, आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के अब सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियां करने में जुट गई हैं और सभी दल ये भले ही दावा कर रहे हैं कि जाति धर्म से परे उठ करके जनता के मुद्दों के लिए वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आखिर जनता समझती कब तक है कि उनके मुद्दों की लड़ाई अब ये राजनीतिक पार्टी करेंगे। राष्ट्रधर्म में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANV न्यूज़।